हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था। पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि मिड 18th सेंचुरी यूरोप में किस तरीके से नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि उस समय टेरिटरीज एम्पायर्स में, किंगडम्स में डिवाइडेड थी। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में ये समझेंगे कि यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में किस प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर था। मतलब कि आज के इस लेक्चर में हम यूरोप के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में समझेंगे। हमारे आज के लेक्चर का नाम है एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, जहां पर हम यूरोप के सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में, क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर अगले पेज में यहाँ तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप सभी को याद होगा पिछले लेक्चर के एंड में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था। क्या था वो क्वेश्चन? कि आखिर यूरोप में नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया इमर्ज कैसे हुआ। अब इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आपका ये समझना और ये पढ़ना जरूरी है कि आखिर वो कौन से लोग थे जिनके वजह से नेशनलिज्म और नेशन स्टेट जैसा आइडिया इमर्ज हुआ। वो कौन से लोग थे जिनके अंदर ये आइडियाज आए, और इन लोगों के बारे में पढ़ने के लिए आपका यूरोप का सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं यूरोप के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 18th सेंचुरी यूरोप के बारे में। 18th सेंचुरी में यूरोप में कई सारे सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे, जिनमें से सबसे पहला ग्रुप था हमारा एरिस्टोक्रेसी का। एरिस्टोक्रेसी कौन थे? ये वो लोग थे जो कि अपर क्लास से बिलोंग करते थे। इसके बाद दूसरा ग्रुप आता था मिडिल क्लास लोगों का। लेकिन उस समय ये जो मिडिल क्लास थी एजुकेटेड थी, लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी पॉलिटिकली और सोशली, और पॉपुलेशन में भी ये लोग बहुत ज्यादा कम थे। इनके बाद आते थे पेजेंट्री। पेजेंट्री में आते थे हमारे फार्मर्स, हमारे किसान, हमारे लोअर क्लास के लोग जो कि ज्यादा अमीर नहीं थे। वैसे तो ये तीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन मेजरली हम एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्री में ही सोसाइटी को डिवाइड करते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमीर थे और ये बहुत ज्यादा गरीब थे। और पॉपुलेशन में भी इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन इनकी पॉपुलेशन कम होने के बावजूद बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तो चलिए इन दोनों को डिटेल में समझ लेते हैं। मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्री के लिए एक टेबल ड्रॉ किया है, जिसकी मदद से हम इन दोनों को अच्छे से समझ सकेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरिस्टोक्रेसी के साथ। आप सभी ने क्लास 9th में इनके बारे में अच्छे से पढ़ा है। एरिस्टोक्रेसी कौन थे? एरिस्टोक्रेसी में कौन से लोग आते थे? इनमें वो लोग आते थे जो कि अपर क्लास से बिलोंग करते थे, जो कि बहुत ज्यादा अमीर होते थे, रिच होते थे, मतलब कि वेल्दी होते थे। इनके पास बहुत ज्यादा पावर भी होती थी सोशली और पॉलिटिकली। इसमें नोबिलिटी के लोग होते थे, रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, मतलब जिनके पास ज्यादा जमीनें होती थी, वो सभी लोग एरिस्टोक्रेसी का ही हिस्सा थे। एरिस्टोक्रेसी एक डोमिनेंट क्लास थी पूरे कॉन्टिनेंट में, मतलब जो यूरोप का कॉन्टिनेंट है उसमें एरिस्टोक्रेसी एक ऐसी क्लास थी जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट थी, सबसे ज्यादा पावरफुल थी, पॉलिटिकली भी और सोशली भी। इनके पास सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था, सबसे ज्यादा पावर इन्हीं के पास होती थी। लेकिन न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो न्यूमेरिकली ये एक छोटा सा ग्रुप था, मतलब कि पॉपुलेशन में एरिस्टोक्रेसी बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन पावर सबसे ज्यादा इन्हीं के हाथों में थी। और ऐसा क्यों था कि इनके हाथ में सबसे ज्यादा पावर थी, भले ही ये पॉपुलेशन में इतने कम थे? ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, इनके पास एस्टेट्स होते थे। ठीक है, तो जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे ये एस्टेट्स को ओन करते थे, इनके पास काफी ज्यादा संपत्ति होती थी, जमीनें होती थी, प्रॉपर्टीज होती थी। ठीक है, कंट्री साइड में, कंट्री साइड का मतलब है विलेजेस में इनके पास बड़े बड़े लैंड होते थे जिनमें खेती होती थी, फार्मिंग होती थी। उसके अलावा इनके पास टाउन हाउसेस थे, बड़े बड़े मैनर्स थे, बंगलोज थे, घर थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रिच थे, बहुत ज्यादा वेल्दी थे। और क्योंकि उस समय सोसाइटी एग्रीकल्चरल बेस्ड थी, मतलब उस समय एग्रीकल्चर पर ही सोसाइटी बेस्ड थी इकोनॉमिकली, इसीलिए जिन लोगों के पास ज्यादा लैंड होता था वो ज्यादा वेल्दी होते थे, और जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे, जो ज्यादा वेल्दी होते थे,
वो ज्यादा पावरफुल होते थे, और जिनके पास पावर होती थी, जिनके पास पैसा होता था, वो डोमिनेंट होते थे। और इसी वजह से एरिस्टोक्रेसी उस समय डोमिनेंट क्लास थी पूरे ही कॉन्टिनेंट में। इस क्लास की एक और खासियत थी, वो क्या थी कि इस क्लास के सभी मेंबर्स यूनाइटेड थे एक कॉमन वे ऑफ लाइफ से। मतलब कि इस क्लास के जितने भी मेंबर्स थे उन सबकी जिंदगी एक ही जैसी थी, वो एक ही तरीके की जिंदगी जीते थे। चाहे वो एरिस्टोक्रेसी ईस्टर्न यूरोप में हो या वेस्टर्न यूरोप में हो, रीजन से फर्क नहीं पड़ता, उन सभी का एक कॉमन लाइफ होता था जिसके वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, यूनाइटेड थे। ठीक है, इसी के साथ साथ ये लोग कनेक्टेड भी होते थे, ये लोग जुड़े हुए होते थे मैरिज के वजह से। मतलब एरिस्टोक्रेसी के मेंबर्स दूसरे एरिस्टोक्रेसी के मेंबर्स के साथ ही अपने बच्चों की, अपने फैमिली मेंबर्स की शादी कराते थे। तो एक ही क्लास के अंदर यहाँ पर मैरिजेस होती थी, जिसके वजह से ये लोग एक दूसरे से जुड़ जाते थे, कनेक्टेड हो जाते थे। यहाँ पर एक और फीचर है एरिस्टोक्रेसी क्लास का, और वो क्या है कि ये लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे डिप्लोमेसी के लिए और हाई सोसाइटी में। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? कूटनीति। मतलब कि समझौतों के लिए, राजनीतिक समझौतों के लिए ये फ्रेंच भाषा का यूज करते थे। और साथ ही साथ हाई सोसाइटी के लिए। हाई सोसाइटी का मतलब क्या है? जो रिच लोग होते थे, अपर क्लास लोग होते थे, उनकी गैदरिंग्स होती थी, उनकी पार्टीज होती थी, उनके खुद के बड़े बड़े क्लब्स होते थे। तो वहां पर कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए ये सभी लोग फ्रेंच भाषा का ही इस्तेमाल करते थे। क्यों ये सभी लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे? क्योंकि उस समय फ्रेंच भाषा को एक पावरफुल भाषा माना जाता था। ये माना जाता था कि फ्रेंच बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है। जो लोग अपर क्लास के हैं, जिनका हाई स्टेटस है, वो सभी लोग फ्रेंच भाषा में बात करते हैं। और इसी वजह से एरिस्टोक्रेसी के मेंबर्स डिप्लोमेसी में और हाई सोसाइटी में फ्रेंच में ही बात किया करते थे। ऐसा नहीं था कि इनकी दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं थी। आप सभी को याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे हैब्सबर्ग एम्पायर में कुछ एरिस्टोक्रेसी के लोग थे जो जर्मन बोलते थे, कुछ थे जो कि पोलिश भाषा बोलते थे, राइट? तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करते थे, लेकिन जब एक दूसरे के साथ मिलते थे हाई सोसाइटी में, जब ये डिप्लोमेसी करते थे, तब ये फ्रेंच भाषा का यूज करते थे। तो यहाँ पर हमने एरिस्टोक्रेसी के बारे में क्या समझा कि ये क्लास डोमिनेंट क्लास थी, लेकिन न्यूमेरिकली ये एक छोटा ग्रुप था। इनके पास कई सारी जमीनें हुआ करती थी, प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये वेल्दी थे और पावरफुल थे। ठीक है, इसके बाद हमने समझा कि इस क्लास के जितने भी लोग थे, उनका एक ही तरीका होता था जिंदगी जीने का, और ये कनेक्टेड होते थे एक दूसरे के साथ मैरिजेस के थ्रू। और साथ ही साथ डिप्लोमेसी के लिए और हाई सोसाइटी में ये लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो ये तो बात हो गई हमारे सबसे पहले और सबसे ऊपर जो हमारी क्लास थी एरिस्टोक्रेसी, उसकी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं पेजेंट्री के तरफ। ये कौन सी क्लास थी? ये वो लोग थे जिनमें हमारे फार्मर्स आते थे, जिनमें हमारे सर्फ्स आते थे। आपको याद होगा, हमने सर्फ्स के बारे में पढ़ा था। ये वो लोग थे जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ लीगली जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसमें सर्फ्स आते थे, फार्मर्स आते थे, हमारे किसान आते थे, लेबरर्स भी आते थे। तो लोअर क्लास के लोग जो थे, फार्मर्स जो थे, वो सभी इसी ग्रुप का, इसी क्लास का हिस्सा थे। अगर हम बात करें इनकी पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में ये सबसे ज्यादा थे। मतलब कि ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी यूरोप की। यूरोप में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी वो पेजेंट्री की थी। अब यहाँ पर आप एक डिफरेंस नोट कर सकते हैं। एरिस्टोक्रेसी में पॉपुलेशन कम थी, लेकिन ये क्लास डोमिनेंट क्लास थी। वहीं पर अगर हम बात करें पेजेंट्री की, तो ये मेजॉरिटी में थे, लेकिन इनके पास पावर नहीं थी, इनके पास इकोनॉमिक पावर भी नहीं थी। मतलब पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली ये वीक थे, इनके पास कोई भी पावर नहीं थी, लेकिन ये मेजॉरिटी में थे। ये पूरे यूरोप में अलग अलग हिस्सों में फैले हुए थे, और इनका कॉमन लाइफ भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि इन सबकी सेम जिंदगी है, सेम कॉमन लाइफ है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या फिर एरिस्टोक्रेसी के तरह ये सभी यूनाइटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप वेस्टर्न यूरोप की बात करें, तो वेस्टर्न यूरोप में जो बल्क में लैंड था, मतलब जो ज्यादातर लैंड था, उसमें या तो फार्मर्स, टेनेंट्स होते थे, या तो स्मॉल ओनर्स होते थे। मतलब कि वेस्टर्न यूरोप में जो पेजेंट्स थे, या तो वो किराएदार होते थे जो कि दूसरों की जमीनें लेकर रेंट पर उस पर फार्मिंग करते थे, या फिर यहाँ पे जो पेजेंट्स होते थे वो स्मॉल ओनर्स होते थे। मतलब उनकी खुद की छोटी छोटी जमीनें हुआ करती थी। वहीं पर अगर हम बात करें ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की,
तो यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग थी, लैंड होल्डिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो जमीनें लोग ओन करते थे वो लोग कौन थे? वो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे। तो यहाँ पर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो भी लैंड था वो ज्यादातर एरिस्टोक्रेसी का था, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था, जिसके वजह से यहाँ पर सर्फडम था। इसीलिए इस हिस्से में यूरोप के आपको ज्यादातर सर्व्स दिखाई देते थे, ठीक है। यहाँ पे सर्व्स ज्यादातर होते थे या फिर वो फार्मर्स होते थे जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए काम करते थे। इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर लैंड जो था वो एरिस्टोक्रेसी का था और इन लोगों की जिंदगी इन लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे इनका कोई भी कॉमन वे ऑफ लाइफ नहीं है। अगर हम वेस्टर्न यूरोप में देखें तो यहाँ पर पेजेंट्स या तो टेनेंट्स थे, मतलब किराएदार थे, या फिर वो स्मॉल ओनर्स थे। वहीं पर ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में जितने भी फार्मर्स थे वो ज्यादातर सर्व्स थे, ठीक है, या फिर वो ज्यादातर फ्यूडल सिस्टम में फंसे हुए थे। तो ये एक और डिफरेंस है एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्री के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर पेजेंट्री के बारे में हमने क्या समझा कि इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, ये ज्यादा थे पॉपुलेशन में, लेकिन ये पॉलिटिकली इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे, ये गरीब थे, पुअर थे, ठीक है, इनके पास पावर नहीं थी, वेल्थ भी नहीं थी। इनमें से कुछ लोग थे वेस्ट के तरफ जो कि स्मॉल ओनर्स थे या फिर टेनेंट्स थे जो कि फार्मिंग करते थे। वहीं पे दूसरी तरफ ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो पेजेंट्स थे वो सर्व्स की तरह ज्यादातर काम करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्फडम और फ्यूडल सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एस्टैब्लिश था। तो यहाँ पर हमने एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्री इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ लिया है। तो ये तो बात हो गई हमारे 18th सेंचुरी यूरोप के सोशल स्ट्रक्चर की। अब क्या होता है 19th सेंचुरी में ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि 19th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 19th सेंचुरी में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में सिर्फ आया। यूरोप में पहले ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, लेकिन फ्रांस में, जर्मनी में, उन टेरिटरीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में आया। और जब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर आया तब ये सोशल स्ट्रक्चर जो था वो बदल गया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था? जब हम मैनुअल प्रोडक्शन से शिफ्ट हुए फैक्ट्री बेस्ड, मशीन बेस्ड प्रोडक्शन की तरफ, तो उसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला गया। पहले हम हाथों से सामान बनाते थे, गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, मैनुअली प्रोड्यूस करते थे। फिर हमने मशीन्स के थ्रू गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। तो ये जो शिफ्ट था, इसी शिफ्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। जब सोसाइटी में फैक्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज आई, जिसकी वजह से टाउन्स ग्रो करे, सिटीज ग्रो करी, ठीक है, तो उसी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया 19th सेंचुरी में तो यूरोप का सोशल स्ट्रक्चर बदल गया। कैसे बदल गया? क्योंकि अब यूरोप में एक नया क्लास इमर्ज हो गया था और वो क्लास था न्यू मिडिल क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पर एक कमर्शियल क्लास आ चुकी थी, एक वर्किंग क्लास आ चुकी थी, श्रमिक वर्ग आ चुका था सोसाइटी में, जिसको हम न्यू मिडिल क्लास कहते हैं। और न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस कब हुआ, क्यों हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से हुआ। जब टाउन्स ग्रो करे, जब इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज आई, जब जो फोकस पहले एग्रीकल्चर पर था अब वो शिफ्ट हो गया, अब लोगों के पास और भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आ गई और उसी वजह से न्यू मिडिल क्लास अब यहाँ पर इमर्ज हो गई। अब ऐसा नहीं है कि पहले मिडिल क्लास इमर्ज नहीं हुई थी या पहले वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। आप सभी को याद होगा, मैंने अभी ही आपको शुरुआत में बताया था कि 18th सेंचुरी में भी मिडिल क्लास एग्जिस्ट करती थी, उनका इमर्जेंस पहले हो चुका था। लेकिन तब ये जो मिडिल क्लास थी ये सिर्फ एजुकेटेड थी और छोटे मोटे काम करती थी। ये कुछ प्रोफेशंस में थी, जैसे कि टीचर्स थे, उस टाइम पे डॉक्टर्स जो थे, जो बैंकर्स थे, वो सभी मिडिल क्लास का हिस्सा थे। लेकिन उनके पास उतनी ज्यादा इकोनॉमिक पावर नहीं थी और पॉलिटिकल पावर भी नहीं थी। वो वेल्दी नहीं थे, पावरफुल नहीं थे, डोमिनेंट नहीं थे, ठीक है, और पॉपुलेशन भी उनकी बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन 19th सेंचुरी में जो नई क्लास आई, जो न्यू मिडिल क्लास आई, इनके पास इकोनॉमिक पावर थी, ठीक है, ये अब वेल्दी थे और अब ये पॉलिटिकल पावर की डिमांड कर रहे थे। और यही डिफरेंस है मिडिल क्लास में और न्यू मिडिल क्लास में। इस मिडिल क्लास में पहले के लोग भी थे
और साथ ही साथ और भी बिजनेसमैन अब जुड़ चुके थे और इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ चुके थे और भी प्रोफेशन के लोग अब इस क्लास में जुड़ चुके थे, वर्किंग क्लास इसमें जुड़ चुकी थी, इसीलिए इसे न्यू मिडिल क्लास भी बोला गया है। ठीक है, तो इस मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते थे? इसमें थे हमारे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मतलब कि जो श्रमिक वर्ग था वो इसमें आता है। इसके बाद मिडिल क्लास के जो लोग थे पहले के, मतलब कि जो डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग थे, टीचर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स, बैंकर्स, वो सब भी इसका हिस्सा थे। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, जिन्होंने नया नया काम खोला था, ट्रेडिंग का काम खोला था, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, वो सभी लोग अब न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बन चुके थे। अब ये लोग सिर्फ एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ ये सभी लोग अब लिबरल भी बन चुके थे। लिबरल का मतलब क्या है कि अब ये आजादी के आइडिया को सपोर्ट करते थे, फ्रीडम के आइडिया को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो लिबरल आइडियाज भी इनके अंदर आ चुके थे और ये लोग एजुकेटेड भी थे, साथ ही साथ इनके पास इकोनॉमिक पावर भी अब आ चुकी थी। अब अगर हम बात करें इनकी पॉपुलेशन की, तो लेट 19th सेंचुरी तक इनकी पॉपुलेशन कम थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन थी, ये जो ग्रुप्स थे, वो इंक्रीज होते गए। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से 19th सेंचुरी में क्या हुआ, सोशल स्ट्रक्चर यूरोप का बदल गया और हमें एक न्यू मिडिल क्लास मिल गई, जिसे हम कमर्शियल क्लास भी कहते हैं, जिसे हम लिबरल क्लास भी कहते हैं, जिसे हम वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारे 19th सेंचुरी के यूरोप की और हमारी तीनों ही डिफरेंट सोशल क्लासेस की। अब जो हमारा सवाल था कि आखिर वो कौन लोग थे जिनमें नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया इमर्ज हुआ, उसका जवाब क्या है? अब तो बहुत आसान हो चुका है इसका जवाब। इसका जवाब है न्यू मिडिल क्लास। मतलब कि जो आइडिया था नेशन स्टेट का, जो आइडिया था नेशनल यूनिटी का, जो आइडिया था नेशनलिज्म का, वो किन लोगों के अंदर इमर्ज हुआ, किन लोगों में वो आइडिया आया? कौन थे वो लोग? वो लोग थे हमारे एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास के लोग, जिनके अंदर लिबरल आइडियाज आए, जिनके अंदर नेशनल यूनिटी का आइडिया आया। नेशनल यूनिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब लोगों के अंदर ये फीलिंग आई, ये आइडिया आया कि हम सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, हम सबकी एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिसके आधार पर हमारा नेशन बनना चाहिए, हमारी खुद की सरकार होनी चाहिए, खुद की एक स्टेट होनी चाहिए, हमारे देश में सभी लोगों के पास आज़ादी होनी चाहिए, सभी के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। उसी को हम नेशनल यूनिटी कहते हैं, उसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर अब जो ये एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, अब ये एक ऐसी सोसाइटी का विजन देखने लग चुके थे जिस सोसाइटी में फ्रीडम होगी, जिस सोसाइटी में इक्वालिटी होगी, जहाँ पे मेरिट के आधार पर लोगों को वेल्थ दी जाएगी, जहाँ पर प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे, जहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जाएगा, जहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, जहाँ पर लोगों के पास इकोनॉमिक राइट्स होंगे, पॉलिटिकल राइट्स होंगे। तो एक ऐसी सोसाइटी का विजन अब ये मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर देखने लगते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी सोसाइटी को बिल्ड करना चाहते हैं जहाँ पर नेशनल यूनिटी एस्टैब्लिश्ड होगी। पहले इनके पास सिर्फ इकोनॉमिक पावर थी, लेकिन अब ये पॉलिटिकल पावर की भी डिमांड करते हैं। अब ये कहते हैं कि आप हमें इकोनॉमिक पावर के साथ साथ पॉलिटिकल पावर दीजिए, हमें वोटिंग राइट्स दीजिए, हमारी सरकार बनाने के लिए हमें पावर दीजिए। ठीक है, और ये सब आइडियाज इनके दिमाग में कब आते हैं? जब अबॉलिशन होता है एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का। आप सभी को याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर और साथ ही साथ जब नेपोलियन का राइज हुआ था, उस समय भी एरिस्टोक्रेसी के पास जो भी प्रिविलेजेस थे उन्हें अबॉलिश किया गया था, खत्म किया गया था। जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट देना एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोगों को, ठीक है, उनके लिए टैक्सेस को कम रखना, उनके लिए कम पनिशमेंट्स रखना। तो ये सब जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे इन्हें खत्म कर दिया गया था। तो जब इन प्रिविलेजेस को खत्म किया गया सोसाइटी में, तो इन लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि सोचो एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई ऐसे प्रिविलेजेस ही नहीं होंगे, जहां पर सब ऐसे ही इक्वालिटी के साथ रहेंगे, फ्रीडम के साथ रहेंगे, सबके पास इक्वल राइट्स होंगे। तो जब ये अबॉलिशन हुआ तो उसके बाद इनके दिमाग में ये आइडियाज और भी ज्यादा आने लग गए, कि और ज्यादा एक ऐसी सोसाइटी का विजन देखने लग गए। साथ ही साथ जब एरिस्टोक्रेसी कमजोर हुई, क्यों कमजोर हुई? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पावर कमजोर हुई, उनका डोमिनेंस कम हुआ, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, तो बाकियों के पास भी इकोनॉमिक पावर आ चुकी थी।
तो जब एरिस्टोक्रेसी कमजोर हुई और इकोनॉमिक पावर इन लोगों के पास आई, तब इनका ये जो विजन था कि हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए, ये और भी ज्यादा बढ़ गया। और इसी वजह से इन्होंने मूवमेंट्स किए, स्ट्रगल्स किए, रेवोल्यूशंस करी, ताकि ये नेशन स्टेट को एस्टैब्लिश कर सके, ताकि ये नेशनलिज्म के आइडिया को यूरोप में स्प्रेड कर सके। तो इन्हीं लोगों ने आगे जाके रेवोल्यूशंस करी, इन्हीं लोगों ने आगे जाकर स्ट्रगल्स किए नेशन स्टेट को बनाने के लिए यूरोप में। तो वो लोग जिनके वजह से नेशनलिज्म आया, वो लोग थे एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास के। अब आई होप आप सभी को ये समझ आ चुका होगा कि कैसे नेशनलिज्म का आइडिया यूरोप में इमर्ज हुआ। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, पढ़ने में ये मजा भी आया होगा, आपको अच्छे से अब समझ आ चुका होगा कि कैसे यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में डिफरेंट सोशल क्लासेस, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे और कैसे नेशनलिज्म का आइडिया यहाँ पर इमर्ज हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।